व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है घर के काम से, क्योंकि आज मुझे घर में सारे कपड़े धोने थे। तो मैंने सोचा आज वीडियो की शुरुआत करते हैं कपड़े धोने से, पढ़ाई करेंगे बाद में। और आज पढ़ाई हुई है 4 बजे स्टार्ट, और ये जम के हो रही है कपड़ों की धुलाई मशीन में। आज मैंने अपने रूम के चादर, पुश्तैनी, रजाई, कंबल वंबल जितने भी थे, ब्लैंकेट ब्लूंकेट सब धो के ख़त्म कर दिया। मेरे को लगा कि अब धूप आने लगी है तो चलो इसकी एक बार थोड़ी मरम्मत की जाए और थोड़ा सा रूम भी फ्रेश लगने लगेगा, क्योंकि पूरी सर्दी धूप तो आती नहीं है और धूप लग नहीं पाती है, बस स्टार्टिंग में लगती है। तो इसलिए आज डिसाइडेड कि आज धो देंगे सारे कपड़े और थोड़ा फ्रेश फील करेंगे फरवरी के महीने में। आज की मेहनत आज सब धो दिया मैंने, सारे कपड़े वपड़े, जहाँ देखो वहाँ कपड़े। अब इनको लेके जाने का टाइम भी आ चुका है, क्योंकि सब अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद आफ्टर टेकिंग शावर 4:07 पे खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और एज़ यूज़ुअल फर्स्ट स्लॉट में हम क्या करेंगे, वो कैब, और वो कैब ही कर रही हूँ मैं अभी। और आज मैंने एज़ यूज़ुअल कुछ नया नहीं किया है, आज पुराना वाला ही रिवाइज़ किया है। पुराने वाले में भी सिर्फ एंटोनियम्स किए हैं और सिनोनिम्स में भी पूरे पेजेस नहीं पढ़े हैं, जिसको सिर्फ सर्कल लगाया था सिर्फ उसी वाले। और आज इस टाइम पे सारा काम जो ख़त्म हुआ ना, मेरा बिल्कुल आज पढ़ने का मन था ही नहीं। मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ूँगी। फिर मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं यार, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। काम तो डेली आएंगे और काम के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिए तो भैया हो जाएगा बेड़ा गर्क, क्योंकि घर में रह रहे हो तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो मोर ऑप्शन। तो पढ़ाई तो करी मैंने। फिर मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज मैंने ये वाला कोट अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि आज का जो भी आउटकम निकले या ना निकले, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ेंगे भाई, कोशिश तो ज़रूर करेंगे, चाहे जितनी भी हो, जितना मन लगता है उतना लगाएंगे और पढ़ेंगे। और मैंने पढ़ाई की। आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए 2 बार मैं आना पड़ा। पहले तो मैं वो कैब पढ़ के आई, फिर दोबारा से मैं आई 5:30 बजे के आसपास। ये दोबारा आई हूँ 5:30 बजे के आसपास कपड़े लेने के लिए, कि कुछ ऐसे थे जो सूखे नहीं थे। तो फिर दोबारा चक्कर लगा और सारे कपड़े में लेके फिर नीचे गए। उसके बाद मैंने अपनी फिर से पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था बस। उसके बाद फिर मैं पढ़ती रही कॉन्टीन्यूसली। मैंने वॉइस के रूल दोबारा से रिवाइज़ नहीं किए, कल भी नहीं किए थे, परसों और उसके एक दिन पहले किए थे अपने नोट से और नीतू मैम की बुक से। और आज थर्ड डे है जब मैं वॉइस के क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और आज मैंने 100 to 150 क्वेश्चंस कंप्लीट लगा लिए हैं। और आज मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए और कल मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। आज 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। पहला तो 103 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। इसका आंसर इन्होंने ए को ठीक माना है और मैंने बी को ठीक किया। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और मैंने लिखा पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट लाइक्ड बाय मी। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, हाँ मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने ये टेलिंग देख लिया, मुझे बीइंग टोल्ड करना था। मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि जहाँ पर ऐसे इंपेरेटिव वाले लिखे आ रहे हैं ना, मुझे वहाँ कन्फ्यूज़न हो ही रही है। अब जैसे ना ये है बीइंग टोल्ड, यानी कि बीइंग प्लस V3 होता है ना, ये था इसका सही। उसके बाद 18 नंबर मेरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 मैंने डी किया है। फिर क्वेश्चन नंबर, ये मेरा ठीक है, मैंने बी था, मैंने बी को गलत करके बी किया था, बी मेरा ठीक है। उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 18 गलत है और मेरा 33, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 46 एंड 48। अब इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक करी हमने। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉय लाफ्ड एट दी बैगर। यहाँ पे भी मुझे था कि एट आएगा या उसका क्या लिखा है, मैंने इसका ए सही माना, इन्होंने इसका डी सही माना। देख लेते हैं एक बारी। द बॉय लाफ्ड एट दी बैगर, द बॉय लाफ्ड यानी कि सिंपल पास्ट है, तो वॉज लाफ्ड एट बाय, ये यहीं पे मुझे था प्रॉब्लम की। और मैंने इसका ए लिखा हुआ है, क्योंकि जो ए है और डी है दोनों सेम ही है। द बैगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, द बैगर वाज लाफ्ड एट, बीच में बस एट है, बाय द बॉय, तो मुझे कंफ्यूजन इन दोनों में ही थी। लेकिन ये था कि एट क्यों लगाएंगे। अब एट जैसा मैंने कोई मिसलेनियस अभी तक नहीं देखा, ना मैंने इसको रूल पढ़ा है। अब दोबारा से या तो रूल में एक बार चेक कर लूँगी कि एट से रिलेटेड कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि एट में मुझे उस टाइम पे दिक्कत थी जब ये हमारे वाला पेपर क्वेश्चन आया था। ऐसा सेम नहीं था, बट एट को लेकर था, और उसमें मुझे एट को ही प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं एट जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस में तो एट यूज़ होगा कि नहीं होगा। अब एट बाय द बॉय, तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हुई है मिस्टेक मेरी। 33 में मैंने बी को ठीक माना है और इनके अकॉर्डिंग सी ठीक है, मैम के अकॉर्डिंग। 33
प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ। भाई ये कौन सा मैंने लॉजिक लगाया है? सस्ते नशे करके मैंने क्वेश्चन किया भाई। ये तो मुझे लग रहा है मैं सो गई थी क्या इस क्वेश्चन को लिखते टाइम। तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा यार, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कौन से नशे में थी मैं। इन द वर्स्ट शुड बी द वर्स्ट कैसे प्रिपेयर हो जाएगा भाई साहब। कभी कभी ना यार मैं अपनी मिस्टेक करने की हदों को ना एकदम ही, एक होता है ना मर्यादा में रहकर गलतियाँ करना, मैं तो कभी कभी मर्यादा ही पार कर देती हूँ मिस्टेक करते टाइम। स्मॉल स्टॉक फेल ग्रेट ऑक्स, स्मॉल स्टॉक्स फेल ग्रेट ऑक्स। 35 नंबर क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग बी है, मेरे अकॉर्डिंग ए है। आर फॉर मिस्टेक कर दी है मैंने, मेरे को V3 नहीं पता था इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 146 में मैंने डी माना है, बट इनके अकॉर्डिंग ए ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग एक में रही हूँ, और फिर मुझे लगा कि नहीं हम बाय वन से ही चलते, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे हम यहाँ चलते, तो इसलिए मेरा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 148 में मैंने ए को ठीक माना है, इसमें भी मुझे लगता है वही एट वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एट वाली प्रॉब्लम मुझसे पहले भी हुई है। एट वाली प्रॉब्लम कौन से नंबर क्वेश्चन पे थी? क्वेश्चन नंबर 18 में थी, और क्वेश्चन नंबर 148 पे भी एट वाले मतलब प्रॉब्लम है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये सही है, मैंने इसे सही माना है, और सबकी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। बस क्या डिफरेंस है एट और बाय का, मतलब एट बाय द स्टूडेंट होगा, बट मैं सिर्फ बाय द स्टूडेंट कर दिया है। तो बस ये मुझे एट वाला पढ़ना पड़ेगा, कहीं से किसी बुक में दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। बस आज का इंग्लिश वाला सेशन हो गया खत्म, अब हम पढ़ेंगे कुछ दूसरा सब्जेक्ट। आफ्टर इंग्लिश आई स्टार्टेड हिस्ट्री, और लूसेंट की बुक मैंने आज रिवाइज़ नहीं की, मैं डायरेक्ट लिख के देख रही हूँ, और अभी मैं लिख रही हूँ पीजेंट मूवमेंट और साथ में रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि कल मैंने रिलीजियस और पीजेंट मूवमेंट को प्रैक्टिस नहीं किया था। कल मैंने ट्राइबल और लोअर कास्ट लिखा था, और आज मैं लिख रही हूँ पीजेंट मूवमेंट एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को लिख के देख रही हूँ। कल दोनों लिख लिया था, आज ये दोनों टेबल हो गई, और लूसेंट के जो 4 टेबल थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। एंड कल मेरे को अपना नया शुरू करना है, नया टॉपिक लूसेंट में। आज मैंने पीजेंट मोमेंट लिख के देखा और रिलीजियस मोमेंट लिख के देखा। रिलीजियस मोमेंट में भी आज मुझे दिक्कत हुई है। पहले तो पीजेंट मोमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे पबना के बाद एक रिवॉल्ट था। आज मैंने पहले रिवाइज नहीं किया, पहले मैंने लिख के देखने का ही सोचा। तो मैं ये देखो, पबना के बाद दक्कन राइट्स होते हैं। दक्कन राइट्स क्योंकि रिलीजियस मोमेंट में भी है, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसमें है भी या नहीं। जैसे कि 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, तो मुझे लगा कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, और वो तो उसमें था रिलीजियस उसमें था, बट इसमें नहीं था, बट इसमें भी था, मैं भूल गई। और मैं लीडर्स के नाम भूल गई आज, जैसे कि बिजोलिया का ये पता है राजस्थान, बट लीडर्स के नाम भूल गई। सीता एंड विजय पाठक, ठीक है। उसके बाद चंपारण का याद रहा, खेड़ा याद रहा, मोपला याद रहा, और ये सब क्यों याद रही? क्योंकि ये बीपीएससी की जो बुक है ना पूर्वालोकन वाली, उसमें ये तीनों के बारे में बहुत बार पूछ रखा है, और पबना के बारे में है, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में है उस बुक में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उनका चंपारण, खेड़ा और मोपला के बारे में, इसलिए मुझे याद रह गए। यूपी किसान सभा है, अवध किसान सभा है, इक्का मूवमेंट है हमारी बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक में, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे याद रह गए, और जो जो क्वेश्चन नहीं थे मैं भूल गई, और ज़्यादा भी नहीं भूली हूँ। एक तो यहाँ पर भूली हूँ दक्कन एजुकेशन वाला, यहाँ पर एक मोपलाहा के बाद एक हुआ था बरदौली बरसौट करके हुआ था गुजरात में, ये वाला भूल गई मैं। ये सब याद रहा। यूपी किसान सभा, इनका लेटर्स भूल गई मैं, और फॉरेस्ट सत्याग्रह इनका याद था, साजनंदा सरस्वती ये याद था। तो पीजेंट मूवमेंट में इतना बुरा हाल नहीं है, एक बार रिवीजन करेंगे। मतलब ये है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी, मुझे अपना लग रहा है। तो हर संडे को या फिर सैटरडे को बैठ के अपना जो इन सब टेबल्स को रिवाइज़ करेंगे। और कल सैटरडे है, तो कल मैं यहाँ से वाला शुरू कर दूँगी, फ्रीडम स्ट्रगल वाला। अभी तक यहाँ तक हो चुका है, कल से यहाँ तक शुरू कर देंगे। और इस वाले टॉपिक में पर्टिकुलरली सिर्फ 2 टेबल आ रहे हैं। ये दूसरा नंबर टेबल है और ये पहला नंबर टेबल है। तो ऐसा नहीं कि टेबल पढ़ेंगे, टेबल अच्छे से याद करेंगे और इन सबको डिटेल में मतलब पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद सोशल रिलीजियस मूवमेंट में आज मैं क्या क्या भूली, देखते हैं क्या क्या रिकॉल मुझसे नहीं हुआ। आत्मसभा ये सब तो ठीक है। निरंकारी पंजाब 1814 सूरत का मैं ये भूल गई। मानव धर्म सभा, यहाँ पे मानव धर्म सभा आएगा, भूल गई। और इनके लीडर भी भूल गई, लीडर में पिछली बार भी भूल गई थी, अभी भी भूल गई। आगरा याद रहा, राधा स्वामी ये मुझे इसका याद हो गया। राम सिंह नामधारी इसका ये याद हो गया। राधा स्वामी सत्संग कहाँ पर है? राधा स्वामी सत्संग आगरा में, राधा स्वामी सत्संग आगरा। तुलसीराम याद है। 1866 कलकत्ता, ये सब तो याद है। केशव चंद्रा सेन 1866 दारुल उलाम, ये देखो ना 1866 दारुल उलाम। और बॉम्बे याद था। बस ये आज मैं फिर इसको नहीं याद कर पाई, मतलब इन सब चीज़ों को, इसको फिर से अब मैं लेकिन कल आगे भी पढ़ूंगी और इसको एक बार जस्ट इन चारों को पहले रिवाइज करूंगी। और तो बाकी सब याद था। उस दिन मैंने यहाँ पर गलती करी थी कि मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मद्रास कर दिया था, लेकिन आज मैंने ठीक लिखा, न्यूयॉर्क लिखा है। और क्या क्या गलती हुई है,
जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क, मतलब शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी, जगह भी कम था, बस मैं ये देख रही थी कि मुझे याद मतलब रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। 1886 यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 1886 होगा, मैंने 1887 लिख दिया। कांग्रेस का रेनाल्टी ने किया था 1887, ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब में आएगा देव समाज तक तो मुझे याद था, बट इनके भी मैं लीडर्स भूल गई। और 1897 बेलू रामाकृष्ण मिश्र, स्वामी विवेकानंद, यहाँ तक मुझे याद था, स्वामी विवेकानंद। लेकिन इसके ये 4 मैं भूल रही हूँ। अब मैं इसको पढ़ लूँगी एक बारी, और कल इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, और इस टेबल को कल की डेट में हम पढ़ लेंगे, जितना हो सकेगा याद कर लेंगे। एंड देन संडे के दिन में दोबारा से इन सब टेबल को एक बार पढ़ेंगे। संडे के दिन लूसेंट में अच्छा खासा टाइम देंगे। अब हो गई हमारी लूसेंट ख़त्म। लूसेंट की प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ बीपीएससी की बुक, ये पूर्वालोकन घटना चक्र है बीपीएससी की, और इसमें से मेरा मिसलेनियस वाला मॉडर्न इंडिया का टॉपिक चल रहा है, जिसमें 44 क्वेश्चन थे। कल मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, बट आज मैंने फिर से रिवाइज किया इनके क्वेश्चंस को। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं। अब इस वाली बुक में से मेरे हिस्ट्री के सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, पुस्तक और कला वाला, और एक कोई टॉपिक रहता है। टोटल मिला के 25 + 12 क्वेश्चन हैं दोनों टॉपिक के मिलाकर। कल उसको ख़त्म कर लेंगे और संडे को या तो फिर मंडे को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि संडे को हम करेंगे लूसेंट रिवाइज़, तो एक साथ इतना सारा रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। निपटाने के बाद मैं करंट कर रही हूँ। करंट में मेरे पहले 70 पॉइंट हो गए थे परसों, और कल मैंने नोट डाउन कुछ नहीं किया था, कल मैंने बस पॉइंट रिवाइज किए थे, और आज मेरे 105 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। इन सर ने 150+ पॉइंट करवाए हैं, और मेरी इसमें 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, और ये क्लास जो है वो 1 आवर की है। अब 15 से 20 मिनट की क्लास और रहती है, उसके बाद फिर मेरा करंट का रिटर्न वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। बस मुझे जनवरी मंथ का लर्न करना रह जाएगा। एंड लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे इज़ ज्योग्राफी, और अभी मैं लगा रही हूँ ओशनोग्राफी के क्वेश्चन। आज मैंने ज्योग्राफी में कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया है, ना कोई यूथ पढ़ी है, ना कोई अपने नोट्स पढ़े हैं। आज मेरा मन था, पढ़ने का मन तो वैसे भी कम था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, तो आई डिसाइडेड कि चल भाई आज क्वेश्चंस लगाते हैं, और मैं अभी ओशनोग्राफी के क्वेश्चन लगा रही हूँ आर गुप्ता की बुक से। सही बताऊँ तो मन हो या ना हो का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मेरा कल ओशनोग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ होता तो मैं आज इसको पढ़ती, लेकिन कल मेरा यूथ से ओशनोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को ओशनोग्राफी के सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं और सविंद्रा सिंह की बुक पढ़नी है, वो भी बस जब कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सविंद्रा सिंह, और अपने नोट्स को मुझे पूरा रिवाइज़ करना है। तो कल मेरा क्योंकि ओशनो ख़त्म हो चुका है यूथ की बुक से, तो आज मैंने सोचा कि पहले एमसीक्यू थोड़े से लगा के देखते हैं, पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, इसलिए मैंने एमसीक्यू लगाने का डिसाइड किया। अगर मेरा यूथ कंप्लीट नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली मैं उसको ही पढ़ती। और आज मैंने अपने नोट्स इसलिए शुरू नहीं किए क्योंकि वो थोड़े लेंथी है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसको शुरू करूँ तो उसी दिन ही ख़त्म हो जाए, 3-4 घंटे जितने भी लगे, या तो 2 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर मैं आज शुरू करती तो वो मैं 1-1.5 घंटा पढ़ पाती, और शुरू का ही हो पाता, फिर एमसीक्यू भी नहीं लग पाते। तो आई डिसाइडेड कि चल भाई आज एमसीक्यू ही ठीक है। ज्योग्राफी के एमसीक्यू लगाए हुए मुझे बहुत दिन हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुका है। मैंने ज्योग्राफी के कोई भी पीवाईक्यू नहीं लगाया, कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, और मैं जिम ऑफ पढ़ चुकी हूँ यूथ से, क्लाइमेट भी पढ़ चुकी हूँ यूथ से, और कल मेरी ओशनोग्राफी भी यूथ से ख़त्म हो गई। तो फिर आज मैंने ओशनोग्राफी के एमसीक्यू का शुभारंभ कर दिया कि ठीक है आप शुरू करते हैं एमसीक्यू लगाना। स्टूडेंट्स ठीक है, ये वाला मैंने नहीं किया, मुझे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया इसमें बोलना क्या चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अलॉन्ग ब्राज़ीलियन कोस्ट, की शायद इनकम्प्लीट है, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर 4th क्वेश्चन है फाकलैंड आइलैंड आर इन द किस में है, तो मैंने साउथ अटलांटिक लिखा है। अब मेरे को ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि साउथ अटलांटिक में है या नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें गूगल करनी है। अभी मैंने जो अटैम्प्ट नहीं किया मैं वो बता देती हूँ, और जो मेरे इसमें गलत है उसको मैं फिर एनालाइज करके देन कल की वीडियो में उसको ऐड करूँगी कि मैंने सच में क्या क्या गलतियाँ की हैं। उसके बाद मैंने क्या क्या अटैम्प्ट नहीं किया मैं वो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, और कल मैं अपने नेट के नोट रिवाइज करके तब जाके मैं इसको एनालाइज। वेस्ट यूरोपियन कंट्री इज़ द ओनली विद कोस्ट लाइन्स ऑन 3 सीज, ये वाला क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना यूथ में पढ़ा, ना नेट के पीवाईक्यू में पढ़ा, ना ही मेरे नोट्स में ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी अपने उसमें, क्योंकि अगर ओशनोग्राफी में ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली बुक है आर गुप्ता वाली, आर गुप्ता ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, अगर इसमें ये क्वेश्चन है तो मतलब ये क्वेश्चन आ तो सकता ही है एग्जाम में, या फिर इससे रिलेटेड कुछ आ जाए, इसलिए मैं इसको जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल मैंने कहीं नहीं देखे हैं तो मैं उसको नोट डाउन करूँगी। पहला है 17 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये तो मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने किया नहीं।
मैं तुक्का नहीं मारना चाहती थी और इसके नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, तो मैं जब इसको रिवाइज कर लूँगी तो ये वाला क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, द ओनली यूरोपियन कंट्री, ये क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा है अभी तक। ये ऐसा कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो अटलांटिक से भी जुड़ा हुआ हो और मेडिटेरियन से भी जुड़ा हुआ हो और नॉर्थ सी से भी जुड़ा हुआ हो? मैंने ऐसा क्वेश्चन ना यूथ में देखा है और ना ही मेरे नोट्स में है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कि रॉक यार्ड होगा, सी वॉल होगा या ग्रियन होगा। ये वर्ड ही मैं पहली बार देख रही हूँ, ग्रियन जैसा कुछ ना यूथ में ऐसा कोई वर्ड आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 36 भी मैंने कहीं नहीं देखा, 37 नहीं देखा। डिसैलिनेशन ऑफ द प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, डिसैलिनेशन ऐसा कोई क्वेश्चन भाई मैंने अभी तक नहीं देखा, ना नेट के PYQ में और ना यूथ में। ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आया, देखना पड़ेगा क्योंकि डिसैलिनेशन पे ये क्वेश्चन। अब तुक्का मारने का मेरा मन नहीं था, जो बिल्कुल ही नहीं आता उसमें तुक्का क्यों मारना है? जो थोड़ा 50-50 डाउट होता है उस पर तुक्का मारो भी। इसका ये भी मुझे नहीं आता था ये मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया। 39 नंबर क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया और इसको मैंने एलिमिनेट करके किया है कि जैसे कि सिचेस मुझे पता नहीं था, सुनामी होगा नहीं, स्प्रिंग टाइड तो दूसरी चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने बस ये बोला है कि हाइट थ्रू द रिवर आती है, तो मेरे को ऐसा लगा टाइडल बोर। टाइडल बोर मैंने कहीं सुना है बट मुझे एक्चुअल में इसका डेफिनेशन नहीं पता है और मैंने ये वाली लाइन कहीं नहीं पढ़ी है, तो बस मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड इन दोनों में से लगा। मैंने ये वर्ड कहीं नहीं सुना तो मैंने ये वर्ड सुना था तो मैंने इसको टिक कर दिया और ये मेरा आंसर ठीक है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी और इसको थोड़ा और डिटेल में गूगल करके देख लूँगी या तो सविंद्र सिंह की बुक पढ़ लूँगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। और ये मैंने कभी नहीं पढ़ा। इक्वाटोरियल स्प्रिंग टाइड्स अकर एट एन इंटरवल ऑफ, इक्वाटोरियल स्प्रिंग टाइड के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, स्प्रिंग टाइड सिर्फ पढ़ा है, इक्वाटोरियल स्प्रिंग टाइड जैसा कुछ नहीं पढ़ा, इक्वाटोरियल मिड लैटिट्यूड ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अगर इसमें आया है तो फिर इसको गूगल कर लेंगे, गूगल करेंगे तो आसपास की चीज़ें भी नजर आ जाएंगी। देन क्वेश्चन नंबर 46, द पीरियोडिक अपीयरेंस ऑफ द, ये भी मैंने वर्ड सबका भी नहीं सुना है। अगर मैं अटैम्प्ट करती तो मैं हमबोल्ट करती क्योंकि पेरुवियन करंट के पास आ रहा है, पेरुवियन करंट के पास आ रहा है तो मैं इसका हमबोल्ट करती, बट इसका नन ऑफ दीज है तो इसको भी एक बार देख लेंगे। मैंने अभी तक इस बुक से सिर्फ क्लाइमेट वाला पोर्शन एक बार लगाया है, वो भी जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तब। अभी मैंने इसमें से रिसेंटली कुछ नहीं लगाया, अभी फर्स्ट टाइम इसमें से ओशनोग्राफी लगा रही हूँ। ये कोबेट करंट मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। ये डॉगी भी अभी भौंका। उसके बाद ये सब सरफेस करंट, ये मेरे को ना ये पता है डॉल्फिन से लेके नॉर्थ अटलांटिक में होता है और साउथ अटलांटिक में वेवल या वॉल्विस तक जाता है, बट मुझे इस ईस्ट वेस्ट जो टेक प्लेस करता है मेरे को लगा मैंने कहीं पढ़ा है बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कैवेलिंग मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। एंड देन 62 नंबर क्वेश्चन, मैंने इसका इक्वाटोरियल करंट लगाया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्रोमवॉल है और मैंने क्रोमवॉल वर्ड अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। और एक कोरस तो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसकी लैटिट्यूड, इसके जो टेम्परेचर और इसकी कितनी फीट में इसकी डेप्थ होती है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो में से हमेशा मिस्टेक होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बिल्कुल थोड़ा पढ़ो लेकिन आप उसको सही कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइट के साथ ऐसा सीन है कि अब उसमें आएगा ना टाइट के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन, मेरे से वो पता नहीं कैसे, मुझे पता भी नहीं होता इसका आंसर ये, लेकिन फिर भी वो सही हो जाता है। एक कोरल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं 50 बार पढ़ लूँ फिर भी मुझसे गलत होता है। एक फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कि गलत की पता नहीं क्यों गलत है, डी इसका बोला गया है कि सैलिनिटी जब होती है तब ये फॉटिक जोन में नहीं होगा। देखो क्लियर सी वाटर तो चाहिए इसके लिए, सेडिमेंट फ्री भी चाहिए और सैलिनिटी अराउंड, मुझे लगा कि ये तो भाई ओशन वाटर में होता है तो सैलिनिटी से इसको क्या दिक्कत हो सकती है। तो फिर मैंने इसमें लगाया कि आर नॉट हेल्पफुल, ये फॉटिक जोन तो चाहिए उसको क्योंकि बिना प्रकाश संश्लेषण के तो काम नहीं बनेगा इनका। मैंने गलती कर दिया भाई। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जब आप एनालाइज करो तो आपको समझ में आता है हाँ आपने गलत कर दिया था। क्वेश्चन लगाते टाइम मन के अंदर ये चलता नहीं गलत नहीं होना चाहिए भी क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 71 मैंने छोड़ दिया, 72 गलत है, 73 भी छोड़ दिया। अब देख लेते हैं 71, द ओनली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओशन वेयर, ये सेक्रेटाइन वर्ड जैसा भाई मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, इसको देखना पड़ेगा गूगल करके। उसके बाद द रीफ बिल्डिंग कोरल्स, ये तो भाई मुझे भी नहीं पता, मेरा गलत भी हुआ। इसका आंसर है सी, हर्मेटाइपिक वर्ड मैंने अभी तक नहीं देखा, ये कुछ एडवांस टाइप ऑफ वर्ड है। और लाइमस्टोन डिपॉजिट मैंने छोड़ दिया कि कहाँ पर होता है, समझ नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करी बट फिर भी समझ नहीं आया। 74 में ग्रीन मड का मैंने पढ़ा था, फेरियस ऑक्साइड था और सल्फेट ऑक्साइड था ग्रीन मड के लिए, बट यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखा आता तो मैं एलिमिनेट करके इसको ठीक कर लेती, बट ये लिख के आगे इनका फॉर्मूला तो कहाँ से मेरे को अब उसको याद करना पड़ेगा। ये ठीक है मेरा 77 नंबर क्वेश्चन, इन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द बॉटम, ये मेरे नोट्स में है नेट के और यहाँ मैंने मतलब मैं पीछे का रिकॉल करके मैंने इसका आंसर ए लगाया, बट इसका आंसर है बायोजीनियस सबसे ज़्यादा है, टेरिजीनियस नहीं है, बट फिर भी इसको मैं कल गो थ्रो करूँगी क्योंकि मुझे जो चीज़ें याद नहीं है तो मैं बुक को क्यों ब्लेम दूँ। क्वेश्चन नंबर 80, द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऊज डिपॉजिट्स आर, क्वेश्चन नंबर 80 का मैंने लगाया है ए और गलत है, वो गलत है वो सही है, ग्लोबिजिलिना सबसे ज़्यादा है। देख लो क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट है, पता नहीं क्यों मैंने गलत लिख दिया, अच्छा वो स्टार है, शायद मेरे को 50-50 याद होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेपोरेट डिपॉजिट्स फ्रॉम, ये वाला मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। 82 मैंने छोड़ दिया, ब्लैक बैट्स फ्रॉम अंडर द कंडीशन, भाई ये सब तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने बल्कि यूथ भी पढ़ लिया फिर भी ऐसे टर्म्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता था यूथ पढ़ लेंगे तो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो जाएंगे बट ऐसा नहीं है। 83 सरफेस सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर,
इसका है डी, 40 पे ज़्यादा होता है, लेकिन यूथ में तो लिखा है 20 to 40 तक होता है, तो मैंने बीचों बीच का सुन लिया 30 होता है, बट अब ये कह रहे 40 होता है। चल भाई देख लेंगे एक बारी। क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज़ द एवरेज सैलिनिटी बिटवीन 15 टू। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ऐसे ये मेरे को लगता है मेरे गलत ही होंगे, क्योंकि 30 बताओ नॉर्मल सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर डिफाइंड, तो इसका मैंने 35 लगाया है, सी है इसका, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर मुझे वही ये नहीं देखा मैंने कि लैटीट्यूड के बारे में बोल रहा है, तो थोड़ा लैटीट्यूड स्पेसिफाई कर लो दिमाग में, तो वही है 35 और 37%, तो बस मैंने लगा दिया इसका 35%, जो कि मेरा हो गया गलत। इसका आंसर है 32। ये स्पेसिफिक लैटीट्यूड को लेकर है, तो इसको सर्कल कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। इमरजेंस बेस एंड हेडलाइंस होता है इमरजेंस की वजह से, ये हम मेरे को नहीं पता, ये मैंने बस फॉल्टेड लगाया। बेस एंड हेडलाइंस आर ड्यू टू द फॉल्टेड टाइप, बेस एंड हेडलाइंस। उसके बाद 92 का भी मेरा गलत हो गया है, नैरो कोस्टल, इसे मैं पहले गूगल करूँगी, उसके बाद जाकर ही इसमें से मतलब वो पता चलेगा। एक्चुअल्स में ये क्वेश्चन एक नया आया कि ग्योट को किसने डिस्कवर किया था, भाई सब जगह ग्योट ग्योट लिख दिया, अब इतना तो स्पेसिफिक मैंने याद नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसको भी लिख लेते हैं, पेपर में आ गया तो फिर कम से कम जो हमारे पास मटेरियल है उसका तो पता रहे हमें, फिर आगे जो होगा भगवान भरोसे। वेवेल थॉम्सन, सही हो गया ये, वैसे सही बताऊँ तुक्का था ये मेरा तुक्का था, क्योंकि मुझे वेवेल लग रहा था साउथ अटलांटिक में होगा, बट फिर भी मैंने बोला नहीं, फिर भी मैं इसको गूगल करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साउथ में है, लेकिन यहाँ अटलांटिक का कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने अटलांटिक है तो अटलांटिक पे ही क्लिक करूँगी चाहे कुछ भी हो उसके बाद 97, ठीक है, 98 द 98 रिच, भाई ये मैंने नहीं देखा कभी कहीं। उसके बाद आता है 99 नंबर क्वेश्चन, इसका है बी, लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नॉर्थ सी बना है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मैं तुक्का मारा था, तुक्का भी मैंने इसलिए मारा था क्योंकि मैंने बोला अभी आप लोगों को कि मैं तुक्का वहाँ लगाऊंगी जहाँ मुझे 50-50 की श्योरिटी हो। तो साइबेरिया आ जाता है, साइबेरिया में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो उसके आसपास का एरिया मैंने नॉर्थ सी लगा दिया। आई डोंट नो मेरे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, बट मैंने इसका नॉर्थ सी इसलिए लगा दिया। और फिर उसके बाद आता है 100 नंबर आइसोलाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो छोटा सा बच्चा भी सही कर देगा। फिर 101 नंबर क्वेश्चन, इन डीप सी ऊज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। डीप सी में भाई देख इनऑर्गेनिक ही होगा क्योंकि रेड क्ले होता है, बट इन्होंने मेरे क्वेश्चन को कर दिया गलत। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा डीप में होता है। कैसे कैसे डीप में होता है, क्योंकि रेड क्ले सबसे ज़्यादा डीप में होता है, और 101 को इन्होंने मेरा कर दिया है गलत, और मेरे को है इसमें खतरनाक वाला डाउट, और इसको मैं चेक करूँगी 100%। एक होता है ना कि नहीं मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, बाकी क्वेश्चन में मानती हूँ मेरी गलती है, बट इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है 99.9% मेरी गलती नहीं है, सिर्फ 0.1% मैं मान सकती हूँ, कहीं कुछ पेज ढीले हो गए होंगे दिमाग के, तो मैं अपनी गलती मानूंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। सैरागोसा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कोल्ड करंट। पेरू करंट क्या कोल्ड करंट नहीं है, पेरू और हमबोल्ट करंट, आई हैव अ डाउट, क्योंकि मुझे तो लग रहा है पेरुवियन करंट और हमबोल्ट करंट कोल्ड करंट है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली अभी लर्न नहीं है पेरुवियन वो कोल्ड और वार्म करंट, फिर भी जितना मैं पुराने रिकॉल कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो पेरुवियन करंट इज कोल्ड करंट, बट इन्होंने पेंगुला भी कोल्ड करंट है और पेरू भी कोल्ड करंट है। अब आप देखो इधर, पेंगुला कोल्ड करंट है, ये है अटलांटिक क्वेश्चन में, और ये रहा पेरू करंट कोल्ड करंट है पैसिफिक क्वेश्चन में, दोनों ही है। इसका मतलब मेरी गलती नहीं थी, सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन में जो मैं कॉन्फिडेंस दिखा रही थी ना, मेरी बुद्धि खुल गई है, क्योंकि ऊस जो होता है ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक में सिर्फ रेड क्ले आता है, तो इस हिसाब से ये ठीक है। 101 क्वेश्चन मेरा गलत ही है, इन्होंने 103 माना, ठीक माना है, इसको मैंने गूगल नहीं किया, फिर भी मुझे समझ में आ गया है, और ये क्वेश्चन तो मेरा ठीक माना जाएगा, यानी कि मेरे 62 क्वेश्चन करेक्ट है अभी इनके अंदर से। और बाकी जो अब जो है इसके अंदर कल इसको एनालाइज करेंगे जो गलत किया मैंने, एंड देन फिर हम आगे को प्रोसीड करेंगे। अभी ओशनोग्राफी मैंने सोचा था एनवायरमेंट शुरू करेंगे, बट नहीं, ओशनोग्राफी में पहले मैं अपने नोट्स पढ़ूंगी, एंड देन कुछ चीज़ों में जैसे कि कुछ कैनाल्स वगैरह जो इसमें न्यू आए हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उसको मैं सविंद्रा सिंह की बुक से थोड़ा सा पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद ओशनोग्राफी को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओशनोग्राफी ही खत्म हो जाएगी। और सेम विद मैं पहले एनवायरमेंट कर लूँगी, और फिर उसके बाद में यूथ का कुछ नया और शुरू करूँगी सब्जेक्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, क्योंकि 4 मेन फिजिकल ज्योग्राफी के जो वो है ना सब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये 4 पे पकड़ बन जाए, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पे जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे जाएंगे। तो अभी हमारा ओशनोग्राफी पहले अभी इधर से हो गया, इसमें से हो जाएगा, यूथ से हो जाएगा, और हमारा फिर खत्म हो जाएगा ओशनोग्राफी देन। और जो नेट के PYQ है वो इसी से रिलेटेड है, फिर इसी में घूम फिर के आ जाएंगे, फिर ओशनो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे एनवायरमेंट के बाद हम शुरू करेंगे दोबारा से तो नहीं करेंगे अब कुछ, अब हम देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, अभी इतना ही करते हैं, पहले एनवायरमेंट खत्म हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में नई रूटीन के साथ में। आज 5 घंटे 34 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है, टाइम हो रहा है 11:48 PM 7 फरवरी। और ये जो मैं अपने क्वेश्चंस एनालिसिस करती हूँ वो मैं टाइमर ऑफ करके करती हूँ, टाइमर के साथ नहीं करती हूँ। अब कल मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।